बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आपकी पुरजोर ख्वाहिश के ऊपर, आपके पुरजोर इसरार के ऊपर सर हैदर मेहदी को मैं एक दफा फिर ले आया हूं आप लोगों के सामने। सर हैदर मेहदी को हम सलाम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हैदर मेहदी, सर हैदर मेहदी और मैं आपकी खिदमत में जो है वो आपकी ख्वाहिश के ऊपर इंशाअल्लाह हफ्ते में 2 दिन हाजिर होंगे। हफ्ते वाले रोज जो है वो मेरे चैनल पे, और फिर सर हैदर आपके चैनल पे किस दिन सर हम बातचीत करेंगे? इंशाल्लाह बुध को, वेडनेसडे। वाह, वेडनेसडे को हम सर हैदर मेहदी के चैनल के ऊपर बातचीत करेंगे। जो आपके सवाल जवाब हैं वो वैसे तो पहुंच जाते हैं हम तक, लेकिन हमारे ट्विटर प्रोफाइल्स के ऊपर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। हम दोनों के ट्विटर प्रोफाइल्स के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त अजीजा ने मन जो है, हमारा जो पिछला इंटरव्यू था वो अरशद शरीफ की शहादत के मुतल्लिक था। एक डिटेल्ड हमने अरशद शरीफ की शहादत का रन डाउन दिया, फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए, खामोश मुजाहिदों की रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए हमने आपको एक रन डाउन दिया। उस इंटरव्यू की जो आवाज थी वो कोई इतनी खास ठीक नहीं थी, ऑडियो उसकी खराब थी, क्योंकि वो मेरे ख्याल में स्काइप पे था इस वक्त। हमने कोशिश मैंने की है ये स्ट्रीम यार्ड के ऊपर इसको कन्वर्ट करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज ठीक आ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। साथ दरखास्त थी कि ये सिलसिला जो है मुसलसल चलाया जाना चाहिए, और साथ ही जो है ये इंटरव्यू जो है इसको आप दोबारा ठीक करके दें। तो अरशद शरीफ शहीद की शहादत के मुतालिक आपको बताया था कि किस तरह अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जिन लोगों के नाम दिए हैं वो आपको उनकी शहादत के चौथे रोज ही मैंने खामोश मुजाहिदों के तवसत से बता दिए थे। सर हैदर मेहदी ने इसके ऊपर डिटेल अपना तजिया पेश किया, अपनी रिसर्च बेस्ड के मुताबिक। एक स्लिप ऑफ टंग दरमियान में होगी, और आपको पता है कि मेरे और सर हैदर मेहदी के खिलाफ एक मुकायदा मुनज्जम मंसूबे के तहत बलूंगड़े पीछे पड़े हुए हैं, जिनको मैं बलूंगड़े भी कहता हूँ, कतूरे भी कहता हूँ, पेड ट्रॉल्स हैं जो। और कुछ लोग वानाबीज भी हैं, कुछ वानाबीज। खास एक तौर के ऊपर एक बंदा है जिसको मेरी मिसेज ने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया, उसको मैं बड़ी शफकत से मिलता था, कनाडा के अंदर ही वो पाया जाता है। सर हैदर मेहदी ने मुझे कल बताया कि ये देखो कैसी बकवास कर रहा है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ तवज्जो लोगों की हासिल करने के लिए जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है, लेकिन इस तरह के बलूंगड़ों ने उसको इतना तरोड़ा मरोड़ा। हालांकि सर हैदर मेहदी ने वाजे तौर के ऊपर वो स्लिप ऑफ टंग का अपना मौकफ वाजे दे दिया। मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे भी, इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, हम दो मेरे अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर भी। लेकिन मैं चाहूंगा कि सर हैदर मेहदी, जो कीनिया के अंदर आपने बात की थी कि अरशद शरीफ शहीद की जो फ्लैट था जहां पे वो रह रहे थे, वहां से खातून के कपड़े मिले थे, काइंडली वो पॉइंट वाजे कर लें। सबसे पहला सवाल ये है सर कि उस पॉइंट को क्लैरिफाई कर दें, तब फिर हम आगे चलते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल। अच्छा आदिल, ये मेरे हाथ में ना ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसका जो 86 पेजेस का इख्तिसाम है, ये मैं उससे पढ़ रहा हूँ। और इसकी पेज नंबर 68 पर ना फैक्ट फाइंडिंग टीम ने एक ऑब्जर्वेशंस एंड डिडक्शंस एंड डिस्कशन कहते हैं, ये हम थोड़ी सी अपना इसका वो कर रहे हैं, निचोड़ निकाल के आपको बता रहे हैं कि जब तक हमने सारे लोगों के इंटरव्यू किए, जिसमें खास तौर पे वकार का और इसके भाई खुरम का और पुलिस के इंस्पेक्टर्स का, हाई कमीशन के लोगों का, बाकी लोगों का, उसका इन्होंने निचोड़ किया है। उसकी पेज नंबर 71, 71, जहां से मैंने वो बात की थी जो स्लिप ऑफ द टंग थी, जिसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि उससे बहुत कंफ्यूजन हुई। उसका जो पैराग्राफ नंबर 253 है। अच्छा जी, ये मैं ना, खैर लोगों को नजर तो नहीं आएगा, ये है, ये मैं ना अभी पढ़ के सुनाऊंगा। अच्छा, ये पेज नंबर 71 है, पैराग्राफ नंबर 258 ऑफ द रिपोर्ट। ये मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, फिर इसको जल्दी से उर्दू में करें। फैक्ट फाइंडिंग टीम कहती है, ड्यूरिंग द फैक्ट फाइंडिंग टीम्स विजिट टू द पेंट हाउस वेयर अरशद शरीफ हैड लिव्ड, जब हम उसके पेंट हाउस में गए जहां अरशद शरीफ रह रहे थे, वकार क्लेम्ड, उसने क्लेम किया कि जो यूएसपी दैट द यूएसपी ड्राइव्स दैट ही हैड अर्लियर सेड had been handed over to the National Intelligence Services of Kenya were actually still in the possession of his Pakistani wife Shumaila। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम लिख रही है कि जो इसने हमें कहा था कि जो उसकी यूएसबी ड्राइव्स हैं, जो कि जी मैंने नेशनल इंश्योरेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज को दे दिए, वो एक्चुअली अभी तक इसकी बीवी के पास थी। किसकी बीवी सर, ये वाजे कर दें, फिर दोबारा जो है वो ये शुमाइला, बलूंगड़े शुरू हो जाएंगे। सॉरी, शुमाइला जो इसकी बीवी है, वकार की पाकिस्तानी बीवी। वकार की दो बीवियां हैं, एक पाकिस्तानी बीवी है जिसका नाम शमाइला है, और एक उसकी कीनियन बीवी है जिसका नाम है मोरीन। अब आगे सुने, फिर फैक्ट फाइंडिंग टीम लिखती है, द फैक्ट फाइंडिंग टीम टुक कस्टडी ऑफ द ड्राइव्स ऑफिशियली। हमें बाजाब्ता तौर पर हमने ड्राइव्स उससे ली,
बट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द पेंट हाउस, जब हमने पेंट हाउस की इंस्पेक्शन की, अनदर इंसिडेंट अकर्ड, एक और चीज वाजे हुई. Another incident occurred that raised questions about वकार's truthfulness. वकार की सच्चाई के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ. एक और चीज हमने देखी, वो क्या थी? A piece of woman's clothing was found in अरशद शरीफ bathroom. एक खातून के कपड़ों का एक piece of clothing, एक खातून के कपड़ा मिला अरशद शरीफ के बाथरूम से. When the FFT confronted वकार, ही ब्लर्टेड आउट, जब हमने उसको कहा कि भाई ये किसका है, ये कपड़ा जो औरत का क्लोथिंग का कपड़ा है, ही ब्लर्टेड आउट, उसने घबरा के कहा दैट द आइटम ऑफ क्लोथिंग बिलोंग्ड टू हिज कीनियन वाइफ मोरीन, कि ये मेरी, वकार की जो कीनियन बीवी है मोरीन, ये उसके कपड़े हैं. इट वॉज क्यूरियस, फैक्ट फाइंडिंग टीम लिखती है कि ये बड़ी अजब बात है, बिकॉज क्योंकि बाय वकार's ओन एडमिशन, वकार ने खुद हमें पहले बताया था कि नो वन हैड एंटर्ड द पेंट हाउस सिंस अरशद शरीफ डेथ अ वीक अर्लियर, कि एक हफ्ते पहले जब अरशद शरीफ की शहादत हुई, उसके बाद इस पेंट हाउस में कोई भी नहीं आया था. एंड देयर वाज नो प्लॉजिबल रीजन व्हाई हिज वाइफ्स क्लोथिंग वुड हैव बीन इन अरशद शरीफ्स बाथरूम. और हमें बिल्कुल नहीं समझ आई कि वकार की बीवी मोरीन के ये कपड़े अरशद के अपार्टमेंट में क्या कर रहे थे, अगर चूंकि अरशद ने हमें बताया था कि जब से अरशद की शहादत हुई है इस पेंट हाउस में कोई आदमी नहीं गया. मतलब सर वो वकार झूठ बोल रहा था, अरशद शरीफ हाँ की हाँ, शहादत के फौरन बाद उसकी बीवी आके रहने लग गई थी, ये रहने नहीं वाजे हो लग गई रही थी, बात है. वो आके उसने चेक चुक, मेरा ख्याल है हाँ आगे मतलब उसके ना जो उसके कोई एविडेंस ऐसा ना मिल जाए, कुछ ऐसी चीज ना हो जाए. अच्छा आगे अरशद चले. अरशद की डिवाइसेस वगैरह जो हैं वो वहां से जो गायब हुई हैं, वो ये लोग आके ले गए थे मतलब के. मेरा तो ख्याल है, जो कि उसकी बीवी कहती है ना कि जी वो उसके पास वो एक बहुत बड़ी ड्राइव्स होती थी ग्रीन पाउच के अंदर, जो नहीं सर मिली है किसी को. अभी सर खत्म सर करता हूँ 3 लाइनें, फिर आगे चलते हैं. सर अरशद शरीफ पासपोर्ट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड. हमें अरशद शरीफ का पासपोर्ट भी मिला उस पेंट हाउस से. और वकार ने जो हमें एक्सप्लेनेशन दी, जो हमें वजाहत दी कि आपने ये पासपोर्ट और यूएसबी ड्राइव जो उन्होंने वजाहत की पाकिस्तानी बीवी शुमाइला से ली, ये आपने हाई कमीशन को क्यों नहीं हैंड ओवर की, ये आपके पास क्यों पड़ी है, वो भी वर नॉट प्लॉजिबल. वो भी मानने के लिए हमें समझ नहीं आई, उसका ये जवाब ये माना नहीं जाता. ये थी जनाब बात, वो मेरे मुंह से वो निकल गया कि वो अरशद की नॉट एट ऑल और ये सर इसको, हाँ बिल्कुल, ये तो सर बलूंगड़ों ने तो जानबूझ के चीज ट्विस्ट करनी थी. वकार ने सर कहा था कि मैं सेक्टर कमांडर आईएसआई इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फहीम रजा के साथ राब्ते के अंदर हूँ, या जी फौरन जी ने जी, कहा था. वकार ने डायरेक्टली कहा, जब इन्होंने ये मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ. सर वकार वो समझ कहता गए है, सर, टाइम की वजह से सर, वो बिल्कुल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है. मुझे सिर्फ इतना वकार बताइएगा वकार कि अच्छा. मुझे सिर्फ इतना बताइएगा प्लीज कि अरशद शरीफ की शहादत के तीसरे दिन खामोश मुजाहिदों ने मुझे जिन नामों के बारे में बताया, डर्टी हैरी, ये इसका इसका जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद फहीम रजा, ये इस पार्टी का जिक्र किया, बताया, वही हम्म, अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाम लिया, जनरल बाजवा का, जनरल नदीम अंजम का, जनरल कमर जवेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम डीजीआईएसआई, मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर शफीक गंजा शैतान जिसको कहते हैं, ब्रिगेडियर उसके अलावा फहीम रजा हनी ट्रैप मास्टर जिसको कहते हैं, उसका जो है कर्नल रिजवान कूटे का कमी जिसको कहते हैं, कर्नल नोमान का नाम लिया, वकार और अरशद का नाम लिया. सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या नजर आता है कि इन लोगों को इंसाफ के कटहरे के अंदर लेके जाया जाएगा इस प्रेजेंट रजीम के अंदर, मेरा ये सवाल है. यार आदिल, बड़े अफसोस बड़ा अफसोस होगा अगर इन लोगों को इंसाफ के कटहरे पे नहीं ले जाया गया, लेकिन सर ये क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो इनके लिए गड़े खोदे गए हैं, जिसकी वजह से उमर उमर शाहिद अहमद को भी ओएसडी बना दिया गया है, क्या ये फैक्ट फाइंडिंग टीम तो तारीख का हिस्सा बन गई है? लोगों के पास, आपके पास मौजूद है, हम सबके पास मौजूद है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की तरह. क्या ये वो खड्डा नहीं है जिसमें अल्टीमेटली कातिल गिर के सजा पाएंगे? यार मैं पता है लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम निकालें. ये 31 नंबर पेज है, 31 नंबर पेज ये मैं दिखा रहा हूँ. 31 नंबर पेज इस रिपोर्ट के अंदर सारी एफआईआर दर्ज है, कौन कौन सी और किस किस ने कराई, जिसके अंदर एसएचओ मेमन गोट का है.
ये सिर्फ मैं 3 लफ्ज पढ़ के सुनाता हूँ, रियली इंपॉर्टेंट, के लोग ये ना समझे कि मैं और आप अपनी तरफ से गढ़ के ना। ये कहता है जी, स्टेटमेंट ऑफ एसएचओ मेमन गोट, ये सफा नंबर 31 है पेज का, वो कहता है, और पैराग्राफ 71, 71 नंबर पैराग्राफ, 31 नंबर पेज। एसएचओ पुलिस स्टेशन मेमन गोट मिस्टर अतीक रहमान अपीयर्ड बिफोर द फैक्ट फाइंडिंग टीम ऑन 29/11/2022, 29 नवंबर को, एट एफआईए हेडक्वार्टर्स एट 11 बजे, 11 बजे सुबह। उसने कहा कि मुझे, ही टोल्ड दैट एसएसपी मलिर इरफान बहादुर कॉल्ड हिम टू रीच आईएसआई ऑफिस। ये एसएचओ मेमन गोट फैक्ट फाइंडिंग टीम को कह रहा है कि मुझे एसएसपी इरफान बहादुर कॉल्ड मी टू रीच आईएसआई हेडक्वार्टर नेर लकी स्टार कराची। खुद कह रहा है देयर वर 3 ऑफिसर्स ऑलरेडी, कि वहां 3 आईएसआई के अफसर वहां मौजूद थे। एंड आई ब्रिगेडियर एजाज वाज, अहमद का ऑफिस सर, ब्रिगेडियर एजाज अहमद जिसका सेक्टर कमांडर है उसका ऑफिस। अच्छा, एंड आई वाज आस्क्ड टू रजिस्टर द केस अगेंस्ट अरशद शरीफ, इमाद यूसुफ एंड अदर। और मुझे कहा गया कि अरशद शरीफ, इमाद यूसुफ और बाकी लोगों के खिलाफ केस दायर करो। मुझे ये कहा गया, इट आई वाज टोल्ड दैट अरशद शरीफ, इमाद यूसुफ एंड शहबाज गिल हैड कंडक्टेड अ प्रोग्राम एट एआरवाई टीवी। इन तीनों ने एआरवाई टीवी पे एक प्रोग्राम किया और उन्होंने पाकिस्तान अफवाज के लोअर रैंक्स को इंसाइट किया, एंड दे इंसाइटेड द लोअर रैंक्स ऑफ द पाकिस्तान आर्med फोर्सेस। द ऑफिसर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये एसएचओ मेमन गोट कह रहा है कि जो अफसर इस मीटिंग में मौजूद में, उन्होंने मुझे नाम भी बताए कि किन किन को नॉमिनेट। द ऑफिसर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग आल्सो टोल्ड द नेम्स टू बी नॉमिनेटेड। अब एसएचओ आगे चल के बड़ा जबरदस्त शातिर होते हैं ना, कहते हैं एसएचओ टोल्ड दैट इमाद यूसुफ वाज अरेस्टेड बाय आईएसआई ऑफिसर्स, कि मुझे बताया गया कि जो इमाद यूसुफ है उसको आईएसआई ने अरेस्ट कर लिया। आईएसआई के पास, एआरवाई का प्रोड्यूसर अहमद यूसुफ की बात हो रही है सर, जो अर्शद हाँ शरीफ जी शहीद जी, का एआरवाई का, प्रोड्यूसर भी था जी सर। एंड ही वाज नॉट ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन मेमन कोर्ट के, जी मेरे पास नहीं उसको लाया गया। द ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पूरे द केस, पाकिस्तान में देखा गया कि सर पुलिस अरेस्ट करती है लेकिन लेके आईएसआई हेडक्वार्टर के सेक्टर कमांडर जो आईएसआई इंटरनल विंग का होता है उसके दफ्तर में पहुंचा देते हैं। उनके बाद तशद्दुद जिस किस्म का होता है, जिस तरह की बदमाशी ये कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, इसको मैं खत्म करता हूँ फिर आपके सवाल पे जाऊंगा, बिकॉज ये दो आखिरी इसके जो पैराग्राफ्स है, 73 नंबर और 74, ये 32 नंबर पेज पे, वो कहता है एसएचओ मेमन गोट ऑल्सो टोल्ड, उसने हमें बताया दैट ही आस्क्ड एसएसपी, उसने एसएसपी की तरफ देख के कहा बहादुर, दैट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ केस ऑफ सिटिशन, बट एसएसपी टोल्ड दैट सच परमिशन मे बी टेकन आफ्टरवर्ड। तो मैंने एसएचओ ने उसको कहा कहा कि भाईजान, एसएसपी को कि सर हुकूमत की परमिशन चाहिए, लेकिन एसएसपी ने कहा वो ले लेंगे परमिशन, परमिशन तू बस पर्चा कर। जो तरीका है सर यहाँ पे अफसरशाही का, जिसकी वजह से आप, सब कुछ चल रहा है सर, ये अब सर अफसरशाही जो से सब, एक सवाल निकलता है। एक एक अ, एक आखिरी कर जी लूं, जो सबसे डैमेजिंग इसके अंदर लाइन है फैक्ट जी फाइंडिंग सर, टीम की, जी सर, जी वो सर। कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल द एफआईआर अंडर प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड रिलेटेड टू सेडिशन एंड अदर रिलेटेड ऑफेंसेस अगेंस्ट अरशद शरीफ वर रजिस्टर्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कह रहे देखें हैं सर, जितनी एफआईआर काटी गई है अरशद शरीफ और बाकियों के खिलाफ, वो खिलाफ जब्ता है। ये बहुत बड़ी ये चीज है। और गैर दूसरा वो कानूनी है कहते हैं, सर, आपके और मेरे खिलाफ भी जो एफआईआर काटी गई है वो भी गैर कानूनी है। ये बात तो इंतहाई वाजे है सर। मैं एक एक सिर्फ बात, ये बहरहाल इसको कंक्लूड इस वक्त इस प्रोग्राम में इस तरह करूंगा कि ये जो उमर शाहिद हामिद ने और अतर जावेद ने जो मिलके जो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट लिखी है, दोनों को मेरा सलाम है। क्योंकि ये रिपोर्ट वो खड्डा है जिसके अंदर ये कातिल गिरेंगे ही गिरेंगे। इसकी सजा तो जरूर उमर शाहिद हामिद बकरे जो है वो अदा कर रहे हैं। अतर वहीद साहब हमारे भाई जो है वो जरा तेज हैं, वो निकल गए हैं डॉज करके। लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो सारी, ये लिखा जो है रिपोर्ट, ये उमर शाहिद हामिद ने लिखी है, जो कि एक शहीद का बेटा है और शहीदों के खून का हक अदा कर रहा है, और उसको सलाम है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह ये खड्डे के अंदर गिरेंगे ही गिरेंगे, जितना मर्जी ये कोशिश कर लें इस इन्वेस्टिगेशन को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने की, जो कि ये अभी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर एक अगले एक मौजू के ऊपर चलते हैं। ये एक मखसूस जर्नैलों का टोला है जो शदीद इमरान मुखालिफ है। मुझे आपके साथ गुफ्तगू में पता चला कि आपने इसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है। मुझे आज मैंने अपने लाइव वीलॉग में इस बात का जिक्र भी किया है, जो आज मैंने आज का मतलब ये जुमे के दिन रिकॉर्ड हो रहा है इंटरव्यू, तो जुमे का जो मेरा लाइव वीलॉग, एक ही लाइव वीलॉग है,
उसमें मैंने ये जिक्र जरूर किया है कि आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर को जो है वो एक मखसूस किस्म की टेलर मेड प्रेजेंटेशन दी गई, नवंबर में तैयार की गई थी। मैंने इसका जिक्र नवंबर में किया था, इमरान खान के खिलाफ सिर्फ फोकस करके, ताकि आर्मी चीफ का मॉरल कॉम्पस जो है वो घूम जाए, बिल्कुल ही गुम हो जाए। और उनके मॉरल कॉम्पस को एक्सप्लॉइट किया गया है, क्योंकि जाहिर बात है हेडमास्टर का बेटा करके, हाफिज कुरान करके, उनके मॉरल कॉम्पस को एक्सप्लॉइट करके इमरान खान की नौजवानी की जिंदगी खुली किताब की तरह है, जवानी की जिंदगी, वो पुरानी चीजें गड़े मुर्दे उखाड़ के इमरान खान के खिलाफ कान भरे गए आर्मी चीफ के। तो ये सर मैंने आपसे पूछना था, ये कौन है, कौन इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये जो इमरान मुखालिफ जर्नैल है, ये जर्नैलों का जो टोला है इमरान मुखालिफ, जो जनरल बाजवा के दौर में भी इमरान खान के खिलाफ साजिश के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन का मुकम्मल हिस्सा था, और अब भी नए आर्मी चीफ को भी इमरान खान के खिलाफ जो है कान भरने में सुबह शाम लगा हुआ होता है। एग्जैक्टली ये टोला है कौन सर, और ये चाहता क्या है? ओके, बहुत शुक्रिया जी। आदिल, ये हमें तो पता था कि जब बाजवा पावर में था और ये अपनी सारी कर रहा था, तो उसके इर्द गिर्द जो पांच छह जर्नैल थे जिनकी वजह से उसको तकवीत मिली और जिससे हम उसने पूरी ये कार्रवाई की। उसके अंदर सबसे अहम जो उसके दो सबसे करीबी जर्नैल थे, सीजीएस अजहर अब्बास, जो नाराज नसरीन होकर रिटायर होकर चला गया और वो फौज चलाता था, और दूसरा साहिर शमशाद उसको जो वादा किया था, उसको चीफ बनने का वादा किया था जनरल बाजवा ने, मेरे सोर्सेज ये क्लेम करते हैं सर। चेयरमैन जी जॉइंट चीफ उसको कहा था, और जी, आर्मी चेयरमैन चीफ ज्वाइंट चीफ उसको कहा था। और आर्मी बिल्कुल। चीफ साहिर को कहा था। जी, आर्मी चीफ और साहब को कहा था, साहिर बिल्कुल। साहिर तो बन गए चेयरमैन जॉइंट चीफ, माशाल्लाह। जी सर। जी ये सर। दो थे। तीसरा उनका था नदीम अंजुम, सबसे बड़ा सुतून। जी सर। चौथा उनका था डीजी एमआई, जो हम्म। मेजर जनरल इफ्तिखार, जो इनका बहुत करीबी खासो खास है। 3 साल हम्म। इनका प्राइवेट सेक्रेटरी रहा था बाजवा का। और हम्म। पांचवा, जो कि मुझे बाद में पता चला, वो था जनरल मोहम्मद सईद, जो कि इस वक्त सीजीएस है, 5 कोर कमांडर थे उस वक्त। मुझे सर ये जनरल ये सईद ओटीएस के हैं, जनरल सईद जी ओटीएस के हैं। ओटीएस के, ये ओटीएस के, और बाय द वे शाहिद इम्तियाज जो इस वक्त 10 कोर कमांडर है, वो भी ओटीएस के। मैं सर सिर्फ इतनी आपसे आपको जनरल सईद की बात बताऊं कि इनकी एक तस्वीर शुरू के दिनों में डर्टी हैरी का नाम चला, तो लोगों ने इनकी तस्वीर चला दी कि डर्टी हैरी है। इनका पीआरओ सुबह शाम दोपहर मुझे फोन करके मेरी मिन्नतें करता रहा कि ये क्लैरिफाई करो, मेरा कोर्समेट भी है, बचपन का क्लास फेलो भी है। तो मैंने फिर मेरी मजबूरी बन गई कि मैंने लोगों को कहा कि यार ये डर्टी हैरी नहीं है, ही इज नॉट मेजर जनरल फैसल नसीर। इतना इनको डर है अपनी तस्वीरें आने का, लेकिन फिर सर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आती सर। सो एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो इसी वजह से तो ये मतलब इनके मुतालिक दो चीजें मुझे पता चली। एक ये पता चली कि ये बहुत बड़े कोर कमांडर्स में से एक जनरल आमिर गुजरांवाला वाले, और एक ये साहब, ये जनरल बहुत आमिर जो बड़े, जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी थे सर, जरदारी के जो करीबी, उनके जबरदस्त, पसंदीदा, जिनको चीफ जरदारी चीफ बनाना चाहते थे। वो, और जो पहले एजीपी रह के गए थे, जिनके अंडर बड़े अफसरों को जी, और इमरान जब खान को खुलेआम गालियां निकालते हैं ऑफिसर्स की, दरबार के अंदर ऑफिसर्स के सामने गालियां निकालते हैं, इमरान जी खान को गंदी गंदी गालियां निकालते हैं सर, बिल्कुल। जी। तो जनरल सईद जो थे, वो ही वाज वन ऑफ द लीडिंग कोर कमांडर्स, जो कि बाजवा के सपोर्ट करते थे। उसके मौजूदा कोर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है, जिनके अंडर इस वक्त आईएसपीआर आती है, मिलिट्री ऑपरेशन आता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, मतलब जनरल सर्विसेज ब्रांच जो है सर। लेकिन सर ये कॉन्सेप्ट फैलाया जा रहा था कि जनरल एक सर्विसेज ब्रांच और आईएसआई आपस में टकराव के ऊपर इस वक्त चल रही है, और ये इंतहाई वाजे के ऊपर एक बात यहाँ पे मशहूर आर्मी ग्रेप वाइन के अंदर हुई हुई है कि जी जनरल सर्विसेज ब्रांच जो है सीएस के ऑर्डर्स के ऊपर आईएसआई में आर्मी चीफ चेंज करना चाहते हैं, चेंज हो नहीं पा रही। तो आपके ख्याल में सर ये जानबूझ के, ये भी बताइएगा, ये जानबूझ के ये तासुर फैलाया जा रहा है कि जनरल सर्विसेज ब्रांच और आईएस अपारा वाले आपस में लड़ रहे हैं, या अंदर से अंदर खाते ही एक हैं और ये मिलके ये सारी गेम कर रहे हैं? ये क्या कहानी है सर? अच्छा, ये मैं करता हूँ, मैं आपको वो कंक्लूड कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो पिछला पूछा था, फिर इसका जवाब देता हूँ। जनरल सर। सईद के मुतालिक जो एक मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि जी जब वो आसिम हुए ना आर्मी चीफ, तो एक उनके बहुत करीब जो उनके कोर्स में है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुआ कर रहा था कि सईद सीजीएस ना बने। मैंने कहा क्यों? कहते जी मैंने इसलिए दुआ की कि अगर सीजीएस बन गया, ये आसिम को डोमिनेट कर जाएगा, बिकॉज बहुत ब्राइट आदमी है, बड़ी ओवर पावरिंग इसकी पर्सनैलिटी है, और ये आसिम को, ये और नदीम मिलके ये बाजवा की बाकियात चलेंगी। और कहता है सर एग्जैक्टली यही हुआ। आपने जो बात की ना ब्रीफिंग की, ये फीड कर रहे हैं आसिम की, जो आप कह रहे हैं ना इक़्तिदार और उसका इस्लाम पसंद होना, कि देखो ये तो बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था इमरान, और पहले से उसको एक इमरान के मुतालिक एक सवालिया निशान था। वो समझता है कि इमरान ने मुझे डीजीआईएसआई के ओहदे से निकाला, एंड वगैरह वगैरह। तो एक ये बात इधर छोड़ के, अभी आप बात करें ये जो रिफ्ट है,
देखिए इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती है। बिल्कुल एक हो सकती है कि एक तासुर ऐसा, गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं ना, कि जी हम तो गुड कॉप है और ये जो नदीम अंजुम टाइप लोग है ना ये बैड कॉप है। तो उन्होंने कहा होगा जी चलते रहे, मुझे गालियां देने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सितंबर में रिटायर हो रहा हूँ। आप ये इधर है ना साफ शफाफ रहे, लेकिन हमें काम करने दे और हम अंडर द टेबल काम करेंगे। ये इसमें बहुत ज्यादा सरकमस्टेंशियली हम कह सकते हैं, बिकॉज इसके बाद मेरे पास तो, आपके पास तो शायद खबर हो, मेरे पास तो नहीं है, बट ये प्राइमरी फेसी हो सकता है कि ये हो रहा हो, या नहीं सर, मेरे ये है पास कि इसमें मैं सिर्फ मेरे पास ये खबर है कि आर्मी चीफ तब्दीलियां करना चाह रहे हैं, लेकिन आईएसआई के अंदर, ताकि आर्मी का इमेज बेहतर हो सके, ये तमाम लोग जो जिनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त जानता है, जिनके नाम बदनाम है, वो उनको साइड के ऊपर कर सके। मतलब क्या सर, उन्होंने एक ए टू बी मूव ही करना है, लेकिन वो लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर का कवर ले रहे हैं कि टेक्निकली जो है प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के कवर के अंदर अभी तक ये तब्दीलियां होने नहीं दे रहे। और अब फाइनल ये डिसाइड हुआ है कि अप्रैल के अंदर जो है ये डीजीआईएसआई भी चेंज हो जाएगा, और जो तब्दीलियां हैं वो, लेकिन अप्रैल तक क्या हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपने तो इसके ऊपर वाजे कर दिया था कि अप्रैल तक हम ये सस्टेन नहीं कर सकते, ये जो इस वक्त बदमाशिया रूल कर रहा है, करप्ट हुक्मरान रूल कर रहे हैं सर। सर इसको यहाँ पे छोड़ते हुए आगे चलते एक हैं एक इस पे बात कर दूं, एक बात कर दूं जी सर। आदिल, ये बहुत आपने जी सर। सीरियस पॉइंट बनाया है, ये छोटा पॉइंट नहीं है। जी सर। अगर तो ये तासुर फौज में भी आ जाए ना, और आम पब्लिक में भी आ जाए, जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की ताकत अब इतनी नहीं रही कि वो नहीं कर सकता जो अपनी, तो हमारी आर्मी का जो इथोस है ना, जिसके ऊपर ये इस वक्त तक दनाती है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द आर्मी चीफ, ये क्रैक हो गया। अच्छा, जी। इसका क्रैक होना वैसे तो आगे चल के अच्छा है कि आर्मी चीफ जो है कलेक्टिव डिसीजन ले, एक आदमी जो है वो अपनी मनमानी ना करे कि मुल्क पर कब्जा कर ले, बाजवा की तरह मुल्क को बेच दे, हिंदुस्तान को और अमेरिका को, ये अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त चूंकि कोई ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं अवेलेबल ना, अभी तक आपने सिस्टम को ट्रांजिशन नहीं किया फ्रॉम अ सिंगल पावर टू अ कलेक्टिव पावर, तो ये एनआरकी में चला जाएगा। अगर इसका ये लेकिन सर मतलब हुआ ना तो कोई और अनारकी में तो नतीजा चला अगर, गया ना सर। अनारकी में तो सिस्टम है इस वक्त सिस्टम तबाह बर्बाद। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पूरी दुनिया में बनाना मैं रिपब्लिक के फौज तौर के के ऊपर सिस्टम जानी की जा रही बात है। कर रहा हूँ। सर फौज का मुझे सिस्टम ही, मैं आपको बताऊं सर, फौज का सिस्टम इस तरह अनारकी में है कि आपका डीजीसी इस वक्त जो है, जो पहले आर्मी चीफ की सिर्फ सुनता था, डीजीआई डीजीआई की सुनता था, वो डीजीआई को बाईपास करके आर्मी चीफ से 1 to 1 है। कराची के अंदर जरदारी साहब से जो है वो जराए दावा करते हैं, और लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब से या मरियम बीबी के साथ वो राब्ते के अंदर, दोनों के अंदर है। तो ये तो सर सिस्टम तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो ही गया ना आपको ऑलरेडी सर। बस, तो ये दिस इज अ वेरी डेंजरस डेवलपमेंट कि एक तासुर ये पैदा हो जाए कि आर्मी चीफ बड़ा कमजोर है और उसके हाथ पांव, मतलब ये प्रेसिडेंट फजल लाई चौधरी है। सर नेक्स्ट इसके अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि इस वक्त जो ये इमरान मुखालिफ जर्नैल हैं, इस वक्त टॉप मोस्ट पोजीशंस के ऊपर हैं। डीजीआईएसआई हो गया, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हो गया, आपने खुद नाम ले दिया, डीजीएमआई हो गया, और क्या सर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के यही टॉप जनरल्स हैं। ये नैरेटिव पूरी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बार बार पैगाम दे रहे हैं अपने जो ये लफाफे हैं उनके जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, कि जी इमरान माइनस ही होगा, इमरान खान का पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर के का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये पॉसिबल है नहीं, इनको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है, मुल्क नारकी में है, सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा खुदा ना खास्ता अगर वो इस तरह करेंगे तो। लेकिन ये बार बार पैगाम कन्वे कर रहे हैं, तो ये इनकी पॉलिसी जो है वो आपको किसी जिद का नतीजा नजर आती है, या कोई पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम का ये हिस्सा नजर आती है कि ये नैरेटिव बार बार फैलाते हैं कि इमरान का पॉलिटिकल फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीजें, सबसे पहले तो देखें ना कि ये आसिम को कौन कन्विंस कर रहा है कि इमरान के -1 करें और इमरान के बगैर ठीक हो आपने जाएगा। अभी नाम ले दिए, अभी आपने नाम ले दिए जनरलों के। और वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हम कुछ जान के ला लिए। सबको पता है कि अगर इमरान आ गया, चाहे जितना मर्जी वो बिनाइन हो, वो कह रहा है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं, सबको डर है, खास तौर पर नदीम अंजुम को डर है, बाजवा को डर है कि ये दो आदमी जो है ना, इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो इनके खिलाफ एविडेंस हमारे पास है, और ये मैं आपको बताऊं, जो आप कहते हैं ना कि ये जो सारे कमतूते या कटे हैं, ये सारे वादा माफ गवाह बनेंगे। जो नीचे जी ब्रिगेडियर कर्नैल को, इनमें जर्नैल भी वादा माफ गवाह बनेंगे अपनी बिल्कुल। जान बचाने के लिए। तुर्की में बाजवा बने के थे ना सर, ऊपर, तुर्की में बने थे ना सर, तुर्की में भी नहीं बने थे, तुर्की से हमसे सर थोड़ा एडवांस ही आर्मी है सर। तो आप सोचे, तो इसलिए नदीम अंजुम तो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है, बाजवा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है, फैसल नसीर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। सीजीएस जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट का नहीं पता, शायद वो हेट करता है इमरान को किसी वजह से। तो आसिम मुनीर अगर इनकी जो ये फ्रेंजी इसकी फीड कर रहे हैं, इसके जो तेल के ऊपर ये इसके आग के ऊपर जो तेल छिड़क रहे हैं,
अगर ये उससे नहीं निकला और इसने इमरान की जो इसकी व्यू है उसको साइड पर नहीं रखा और कौम को देखते हुए फैसले नहीं किए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खाना जंगी हो जाएगी। इमरान ने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया ना आदिल, वो बड़ा मानी खेज है। लोगों ने बड़े मायूस हुए कि जी वो कह रहा है कि जी मुझे ये शायद डिस्क्वालीफाई भी कर दे, सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट है। इमरान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कौम को, उसने कहा देखो मैं तो जो कर रहा हूँ और करता रहूंगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाया या मुझे डिस्क्वालीफाई कर गया, तो आपने घर बैठ के चुड़िया बैठ के मेहंदी बैठ के बैठना नहीं है, आप लोगों का भी कोई फर्ज है। उसने दबे अल्फाजों में ये पैगाम दिया कौम को। तो आदिल, अगर हम हर वक्त जो है ना एक नाइट ऑन वो जो व्हाइट चार्जर इंतजार करते रहेंगे, जैसे हजारों साल से हम उल्टा फिर और उल्टा लेटे रहे हैं कि जी कोई आके हमें बचाएगा, ओ जी आसिम हमें बचा दे, ओ जी इमरान आके हमें बचा दे, हम घर में बैठे हुए अपने अंडे पराठे खाते रहे आराम से, ऐसे नहीं होता। आपको तो सर कहीं ना इसमें कहीं इसमें फिर मेरा सवाल ये है कि इमरान खान के खिलाफ अगर इस किस्म की कार्रवाई करते हैं, तो आपके ख्याल में इमरान खान का जो पावर बेस है वो तो केपी में कबायली बेल्ट है, पठान पख्तून और नॉर्थ पंजाबीज हैं, जो कि जाहिर बात है सो कॉल्ड वॉरियर ट्राइब्स को आप छोड़ें, मतलब जंगजू हैं सारे के सारे। हर किसी ने अपने घरों के अंदर इतना वेपन रखा हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि कलेक्टिवली वो वेपन पाकिस्तान की हुकूमत के पास भी होगा। खुदा ना खास्ता आपको फिर हालात क्या नजर आते हैं कि ये लोग स्ट्रगल टू आर्म की तरफ जाएंगे? क्योंकि बेनजीर की शहादत के ऊपर डोसाइल जिन लोगों को आप सिंधियों को कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान जला दिया था पूरा। तो खुदा न खास्ता इस सूरत के अंदर अगर ये कोई इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आते, तो आपको क्या नजर आता है कि सर ये क्या होगा अगर ये इस तरह की कोई स्टूपिड हरकत करते हैं ये जर्नैल? तो मुझे तो दो रास्ते नजर आ रहे हैं क्लियरली। एक रास्ता नजर आ रहा है रेफॉर्मेशन का, अगर आसिम मुनीर को अकल आ जाए, पावर सारी उसके पास है, उसी ने फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने हैं, उसी ने आईएसआई को काबू करना है। अगर वो नहीं कराएगा और ये इनकी ब्रीफिंग पे हो जाए कि सर कोई मसला नहीं है, ये जो भाप और स्टीम बनती है ना हम इसका थोड़ा सा रिलीज कर देंगे, किसी कोर्ट से कोई एक अच्छा सा ऑर्डर दिलवा देंगे, लोग कहेंगे हाँ जी बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, तो ये हम काबू कर लेंगे जिस तरह 1971 में हुआ। तो फिर दूसरा रास्ता मुझे नहीं लगता कि लोग कहते जी रेवोल्यूशन, शायद रेवोल्यूशन ना हो लेकिन टोटल एनार्की होगी। आदिल, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये हथियार, वो 10,000 हथियार सिंध के अंदर पड़े हुए पीपल्स पार्टी वालों के पास, क्योंकि सर इधर मेरे हथियार पड़े हुए। मेरे जो जराए हैं और आपके भी कुछ जराए हैं, वो मुझे 4-5 मुख्तलिफ जगह से पता चला है कि जो नौजवान इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं निकल सकते, स्टक अप हैं, वो रेप्रेसल्स की तैयारी कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। तो इस तरह के हालात आए हुए हैं लोग। तो ये सर जारी बात है, वो आपको नजर आ रहा है कि ये खुदा न खास्ता सिविल वॉर की तरफ बात चली जाएगी फिर? आदिल, नजर आने की बात नहीं, ये तो हिस्ट्री बताती है कि यही होगा। जब निजाम के अंदर आपने हर जगह से रास्ते बंद कर दिए, स्टीम कहते हैं ना निकाल दे, ये जियाउल हक ने हर बंदे के रास्ते बंद कर दिए, उसका झाड़ फाड़ दिया। ये अगर सारे रास्ते बंद कर देंगे, किसी किस्म का तरीका रास्ता नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तानी कौम को निकलने का इस बंद गली से, ये मुल्क फट जाएगा। ये ये हिस्ट्री हमें बताती है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है आदिल, कि अगर ये सर समझ लें कि इसको। मैं इसी सिलसिले में एक ब्रेकिंग न्यूज भी देता हूं कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि एक अफसर है, प्लेटून कमांडर है पीएमए के अंदर, मेजर है हमारा, उसका नाम चले मैं नहीं लेता, लेकिन वो पीएमए का एसपी रेजिमेंट का है, गुजरांवाला में पोस्टेड है, 29 साल का मेजर है, बहावलपुर सीएमएच में उसको लाया गया, क्रिटिकली इंजर्ड हालत में, उसको गन शॉट्स लगे हैं, वुंड्स हैं और पेट के अंदर गोलियां लगी हैं, 20 उसको खून की बोतलें अभी तक लगाई जा चुकी हैं। और ऑफिसर की लड़ाई हुई थी सिविलियन दोस्तों के साथ फरीद गेट के ऊपर कुछ वजूहत की वजह से। वजूहत आपको पता है कि सर क्या वजूहत इस किस्म की हो सकती हैं? और इस वक्त जो है वो बहुत बुरी हालत है उस अफसर की, बहुत नाजुक उसकी सूरत हाल है, अल्लाह करे उसकी जिंदगी बच जाए। लेकिन ये इस तरह के झगड़े जो इस वक्त शुरू हो गए हैं फौजी अफसरान के, हालांकि ये बेचारे तो मेजर कर्नल वगैरह तो ऑर्डर सुन रहे होते हैं सर, ये तो ब्रिगेडियर से नीचे तक तो जो 90% फौज है वो तो सिर्फ ऑर्डर के ऊपर ही जो है वो अपन या अपने कैरियर्स के लिए चल रही होती है कि जी हम आगे को तरक्की कर जाएंगे, अपनी एसीआर के लिए चल रही होती है। तो ये हालात जो है सर अभी से यहाँ पे इस वक्त, हालांकि साउथ पंजाब बड़ा डोसाइल इलाका है, वहां पे भी अगर ये कुछ हो रहा है, तो ये सर हालात आपको बिगड़ते हुए नजर नहीं आते क्या? बिल्कुल आदिल, मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं जी अभी बड़ा टाइम लगेगा। तुनिसिया में वो जो फ्रूट सेलर था, जिसने जाके अपनी रेडी जो है गलत जगह पे खड़ी की थी, तो एक पुलिस की औरत थी, उसने उसको थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ ने ना 7 मुल्कों में कोहराम आ गया, जिसको अरब स्प्रिंग हम कहते हैं। जी सर। एक जी सर। गोली थी, आर्च बिशप फर्डिनेंड को मारा,
1914 में एक असैसिन ने वियना में, उससे पहली जंग अजीम शुरू हो गई। ये एक तीली, एक चिंगारी है जिससे आग पूरी जगह लग जाएगी। मुझे एक अफसर बता रहा था, कहता है जी मुझे एक सिपाही मिला, मैंने उसे पूछा तुम फौज में हो? कहता है कि नहीं जी मैं फौज में नहीं हूँ। तो कहता मैं समझ गया कि, मैं कहा अच्छा तुम किस में हो? क्या जी मैं अटैच डिपार्टमेंट से एमईएस से। तो कहता मैंने समझा, पता चल गया, उसको भी पता चल गया फौज है। तो कहता जी, उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा कौन सी यूनिट है तुम्हारी? कहता जी 16 बलूच। अब 16 बलूच बाजवा जनरल की यूनिट। बाजवा की यूनिट, बाजवे की यूनिट और 16 इस बलूच यूनिट है। को ये भेज रहे हैं कश्मीर में कि जरा जाओ, जरा ठंडी पहाड़ियां चढ़ो। तो जी कहता सर। है कि मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि हमें लोग इतनी गालियां देते हैं। ये सिपाही है, ये और सर सिपाही है। सिपाही सिपाही भी जब बाजवे को अपने जनरल्स को जो है वो गालियां निकाल रहा था या नहीं निकाल रहा था? मैंने भी ये खबर निकाला सुनी था, है सर। वो कहता है उसके बाद उसने बाजवे को इतनी गालियां निकाली। तो मुझे ना, मतलब मेरा ख्याल है उसे रोका जरूर होगा, इसी ये भी हाजिर सर्विस अफसर है, वो भी आर्मी सर्विस सिपाही है। मतलब उसका इतना गुस्सा था कि उसने नहीं सर, इतनी सारे के गालियां दी सारे बाजवा गुस्से में रोकता शोकता कोई नहीं है आजकल। रोकने को लोगों को अपना डर पड़ा हुआ है कि रोका तो हमें हमें ना पड़ जाए, इतने हालात बुरे हुए हैं। लेकिन सर क्या ये जर्नैलों को ये बात समझ नहीं आ रही? लेकिन वो आखिरी में क्वेश्चन करूंगा कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर इंटरनेशनल नौयत का है कि ये रशिया ने इतना बड़ा डेलीगेशन भेजा है एक छोटा सा एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और विजिबली बाकी इंटरनेशनल भी, मुझे मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो पैसा तो नहीं लगा रही, लेकिन वैसे वो खामोश करके तमाशा, खामोश तमाशाई बन के तमाशा जरूर देख रही है, लेकिन पाकिस्तान में पैसा लगाने के ऊपर भी वो राजी नहीं है। लेकिन ये रशिया ने जो इतना बड़ा डेलीगेशन भेजा है, हालांकि हमारे तलकात तो यूक्रेन के साथ बड़े पुराने देरपा तलकात हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं सर? यार मेरा ख्याल है, मेरा व्यू है, मेरा व्यू ये है कि वो अब इवेलुएट कर रहे हैं कि यार हालात किधर जा रहे हैं। यही लोग रहेंगे हुकूमत में, फौज हुकूमत में रहेगी, ये इसी तरह चलेगा, इमरान आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज उनको भी अब ना, उन्होंने भी तो अपने सर यही मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि हमारा इंटरव्यू भी जो है इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त आधे घंटे से ऊपर चला गया है, और हमने कहा था कि आधा घंटा लोगों का अटेंशन स्पैन जो ठीक है है वो ठीक है। इस तरह होता है कि बर्डन ऑफ ट्रुथ इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर बलूंगड़े भी जो है ना वो एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। तो आखिरी सवाल ये है कि आप बताएं सर कि क्या ये जर्नैल जो है ये सस्टेन कर पाएंगे इमरान मुखालिफ जर्नैली टोला जो है, और ये बदमाशिया टोला, क्लेप्टोक्रेसी जो है, ये नहीं नहीं, आदिल आदिल, करप्ट सियासतदान, करप्ट अदलिया, करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट जर्नैल, इनके बाप इनके साथ मिलके जो इस वक्त ये हुकूमत बदमाशी के जोर के ऊपर करना चाह रहे हैं, इंटरनल विंग को इस्तेमाल करके और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को खराब करके, क्या ये सस्टेन कर पाएंगे? ये मॉडल चल पाएगा सर आदिल आपके ख्याल नहीं, में? आदिल नहीं सस्टेन कर सकते ना। आप मुझे खुद बताएं, पाकिस्तान इस तरीके की सिविल मिलिट्री एलीट कैप्चर माफिया के अंडर चल सकता है जहां ना फौज इजाजत दे किसी को घुटने पे अपना, हमारे गर्दन में घुटा रखा है, सांस नहीं लेने दे रही फौज और सिविलियन माफिया। जुडिशरी नहीं काम करती, पुलिस नहीं काम करती, ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करती, कोई इदारा नहीं काम करता। लोगों को डर है मुझे कब, आपको पता है मुझे एक बंदा कहता है सर, मेरा एक रिश्तेदार कहता है मैं मेहदी साहब के वीलॉग सुनते हुए डरता हूँ कि कहीं मेरी फोन ना ट्रैक हो जाए, खुदा की कसम। इतना, नहीं, हालांकि ऐसी कोई आई बात कैन नहीं है, रिलेट सर, आई कैन रिलेट सर, आई कैन वो रिलेट। इतना खौफ है कि कैसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टूट जाएगा, एनआरकी आ जाएगी ये। अल्लाह और ना सबसे करे सर। एक और बड़ा मैं आपको खतरनाक, जो अमेरिका डेलीगेशन भेज रहा है ना ट्रेजरी डिपार्टमेंट की, बहुत बड़ी, कि जी हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, हम आपका आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ताल्लुकात हालात ठीक करें। मेरे नजर ये बहुत खतरनाक मीटिंग है। आज तक इतनी बड़ी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की डेलीगेशन पाकिस्तान में नहीं आई है ऐसे हालात में। तो सर वो ये इमरान खान कहता है ना कि ये कभी भी मुफ्त में, देयर इज नो फ्री लंच विद देम, ये आपसे मांगेंगे एक जवाब में ही मांगेंगे क्या सर? अड्डे तो उनको चाहिए नहीं, उनको वैसे ही पहले आप दे चुके हैं, तो मांगेंगे क्या? आपका स्ट्रेटेजिक एसेट मांगेंगे ना सर? तो आदिल और क्या आदिल मांगेंगे उसके अलावा? आदिल, मुबैना तौर पर मुझे ये रिटायर्ड जनरल ने बताया है, मुबैना तौर पर जब ये आया हुआ था ना पहले, सेंटकॉम वाला, जो बंदा है, क्या नाम है इसका, मैं भूल रहा हूँ, नाम निकल जाता है जहन से, उसका अजीब सा नाम है। जब ये खुद आर्मी चीफ था, उसने इनसे कहा कि हमें तुम ओवरसाइट दो अपने न्यूक्लियर पे। ये उस मीटिंग के फौरन बाद दो गाड़ियां थी इसके साथ, ये अपनी एक और, ये गया नदीम जकी मन से, इसने बात की। और ये मुबैना तौर पे कह रहा हूँ बिकॉज वो बैठे नहीं, तो उसने कहा सर मैं वैसे आपको बताता हूँ। उसने उसको कहा कि यार कोई ऐसी बात करो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें हम उनको ना किसी किस्म की ऐसी एक
लुकमा दे दे कि जी ओवरसाइट हम दे रहे हैं आपको, उसने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा जनरल बाजवा जूनियर जनरल बाजवा, ये एसेट्स पाकिस्तान के, अफवाज पाकिस्तान के नहीं है, हमने एक जरा सी भी चीज नहीं देनी। नाउ दिस कम्स फ्रॉम अ रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर, और वो ये बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। और उसने जाके वापस फिर कहा होगा कि नहीं हुआ, तो नदीम जकी मंज और इनकी टीम से अमरीकनों ने राब्ता किया कि यार वो हमने बाजवा से कोई बात की थी, वो इस किस्म की बातचीत हुई थी, तो उस पर क्या कोई आगे डेवलपमेंट हुई है? उनका जी हमसे तो कोई बातचीत हुई और ऐसी कोई बात। तो सर बस हम इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे और अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। हम ये दुआ ही कर सकते हैं और अपनी सी कोशिश कर सकते हैं। अजीजा नमन, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।